अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। वफाकी हुकूमत को तकरीबन पौने 2 साल हो गए हैं। सवाल ये पैदा होता है क्या 2 सालों में स्टेबिलिटी आई, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हुई, इकॉनमी बेहतर हुई, या फिर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं क्या उसमें कुछ बेहतरी है? तो सारे इनके जो जवाबात हैं वो ना में दिखाई देते हैं। एक सूबे का वज़ीर आला जो कह लें कि इलेक्ट हो गया है, वो अपने लीडर से मुलाकात की कोशिश कर रहा है, 12 अडयाला जेल के बाहर आता है, प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता है, अदालत जाता है, अदालती हुक्म के बावजूद उसकी मुलाकात नहीं हो पा रही। तो यूँ लग रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आगे भी नहीं आएगी। सारी की सारी चीज़ें अगर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के तनाजुर में देखें तो वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, जब ये मामला बेहतर होंगे, जब सीएम रिलैक्स होकर अपनी अमूर हुकूमत को देखेगा, जो वफाकी हुकूमत की भी कह लें कि तरजीहात में शामिल है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करना है, ओवरऑल मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करना है, तो सारी चीज़ें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन सीएम जो हैं अब वो बात कर रहे हैं, तनाव की जानिब बात आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, चरसदा में जलसा आम से खिताब किया, पहले आपको ये सुनवा देते हैं। मैं अदालत गया, उससे पहले मैंने पंजाब हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को लेटर लिखे कि मुझे अपने लीडर से मिलने दे। मैंने वज़ीर आज़म साहब को कहा कि मुझे अपने लीडर, अपने कायद से मिलने दे। अदालत ने कल हुक्म दिया कि मुझे मेरे कायद से मिलने दिया जाए, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। तो मैंने ये फैसला किया, अपना मुकदमा अवाम के सामने रखूंगा और इंशाअल्लाह ताला अब इंसाफ सड़कों पर होगा। ये आपने सुन लिया जी, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं, जलसे आम से खिताब कर रहे हैं, अपने शिकवे जो हैं वो बयान कर रहे हैं कि अदालती हुक्म के बावजूद उनके लीडर से मुलाकात नहीं कराई जा रही है। वो वज़ीर आला हैं जिनके इंतखाब से पहले खदशे का इज़हार किया जा रहा था, इनको लाया ही एहतजाजी सियासत के लिए जा रहा है, बल्कि इनको लाया इसलिए जा रहा है कि वो अवामी ज़ोर के ऊपर अडयाला जेल के दरवाजे खुलवा सके। तो साहब यूँ लग रहा है कि वफाकी हुकूमत उनको जो उनके अज़ाइम हैं उसके लिए कुछ वजूहात जो है फराम कर रही है, और अंदाज़ा सिर्फ वफाकी हुकूमत का इस पूरी सूरत हाल पर क्या मौक़िफ़ है ये भी आपके सामने रखें। बिल्कुल इजाज़त नहीं देगी और उन्हें इस बात से जो है वो अवॉइड करना चाहिए। ये अगर वो करेंगे तो उनकी नाकामी जो है वो और ज़्यादा जो है वो गहरी होगी। इस मर्तबा अगर वो वहाँ से कुछ स्ट्रेंथ इकट्ठी करके लाना चाहेंगे उसमें भी वो नाकाम होगी। आपने राना साहब को सुन लिया, बल्कि राना साहब ने यह भी कहा कि आगे तो वीकेंड है, छुट्टियां हैं, हो सकता है कि होपफुली कोई मंडे को बानी पीटीआई से जो नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं उनकी मुलाकात भी हो जाए। लेकिन इन पूरी सूरत में कुछ जो सवाल उठते हैं वो ये हैं कि क्या जो सूबे के अंदर एक बिगाड़ है, जो वहाँ पर एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, जो वहाँ की हुकूमत की तरजीहात होनी चाहिए वो भी उसमें शामिल नहीं नज़र आ रहा, और वफाकी हुकूमत जिसका फोकस रहा है वहाँ पर टेररिज्म के खात्मे के हवाले से, तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये गैर यकीनी जो एक पोलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से उसमें मज़ीद कह लें कि इजाफा हो रहा है। जो अज़ाइम है और जो मकासिद हैं वो पूरे होते हुए हमें वफाकी हुकूमत के भी वहाँ पर टेररिज्म के हवाले से नज़र होते हुए नहीं आ रहे। ऑन द अदर साइड आज हमने ये भी देखा है कि जो TLP है उस पर बैन कर दिया गया है, वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी दी है, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। माजी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इसी नोयत का बैन लगाया गया था, लेकिन बाद में उसको जो है ख़त्म भी कर दिया गया था। लेकिन आज हमने देखा है कि उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बजाय, जो आर्टिकल 17 की बात हो रही थी उसकी बजाय, जो वफाकी काबीना है और जो वज़ारत दाखिला है उसने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए बैन लगाया। इस सूरत हाल किस जानिब बढ़ेगी, आज के प्रोग्राम में इन तमाम इशू से बात कर लेते हैं। हमारे साथ जो मेहमान सबसे पहले उनका तारुफ कराता चलूँ, हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ियाउर रहमान साहब, JUI फे के रहनुमा है। फैसल फरीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लॉयर हैं, बानी PTI के भी वकील रह चुके हैं, और प्रोग्राम में हमें सेनेटर डॉक्टर अफनान भी ज्वाइन करेंगे, और मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फैसल साहब आपसे ज़रा आगाज़ कर लेते हैं, ये बता दें कि एक तो मुलाकात वाला मामला, मतलब जो चीज़ें सेटल होनी चाहिए वो सेटल हो नहीं रही, और हुकूमत के कोर्ट में है चीज़ें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी है कि चलें मामला को लेकर कुछ आगे बढ़े, लेकिन एक रिजिड रवैया वफाकी हुकूमत और KPK हुकूमत दोनों का दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें अगर आप तहफ़्फ़ुज़ात सुने CM KP के, तो उन्होंने अपने खिताब में ये कहा है कि उन्होंने जो अवेलेबल या दस्तयाब रूट्स थे, चाहे वज़ीर आज़म से बात करने का रूट था या आप कहें कि अदालत में जाने का ऑप्शन था, ऑप्शन तो इस्तेमाल कर ली। अब इस सारी ऑप्शंस के बावजूद, और सुपरिटेंडेंट जेल जो हैं वो उस वक़्त मौजूद थे अदालत में, जब अदालत जो फ़ैसला सुना देती है, और उसके बाद तो कोई किसी किस्म का कदगन नहीं लगना चाहिए। एक इलेक्टेड 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है, बिल्कुल आइनी और जमहूरी तरीके से वो इलेक्ट हो गए हैं। उनको ना मिलने देना कोई सियासी एतबार से, ना कानूनी एतबार से, ना इन एतबार से उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वफाकी हुकूमत
कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या तो वो सामने रखें। वफाकी हुकूमत अभी तक जो है कोई अपनी वैलिड बात नहीं रख सकी कि जी हम ये करेंगे। अगर आप ये बात से खौफज़दा हैं कि वहाँ से कोई एहतजाज होगा KP से, तो एहतजाज पुरअमन एहतजाज करना, आइन और कानून के दायरे में रह के करना तो सबका हक है। अब एक चीज़ जब हुई नहीं, आप सुहेल अफरीदी साहब को जब नॉमिनेट किया गया, आज सुहेल अफरीदी साहब को जिस तरह से वफाकी हुकूमत ने उनको बड़ा लीडर बना दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस वक्त शायद इमरान खान से भी ज़्यादा सुहेल अफरीदी साहब डिस्कस होते हैं। अच्छा, स्क्रीनों के ऊपर, वफाक के ऊपर। तो अगर स्मूथली वो इंतखाबात हो जाने देते, उसमें ना कोई ये जो पहले दिन वफाकी हुकूमत के वज़रा ने जो धमकियां लगाई या जिस किस्म का रवैया अख्तियार किया कि नहीं बनने देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम 20 बंदे उठाएंगे, इसके इन पे अपने जो लोग हैं, मुज़फ़्फ़र रहमान साहब रिकॉर्ड पे हैं, दूसरे भी हैं, कि भाई अगर नहीं तैयारी थी तो ये काम क्यों करते। उसमें मेरा बड़ा एहतराम है हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब के लिए। पहले दिन JUI का मौक़िफ़ बड़ा अच्छा मौक़िफ़ था, जमहूरियत के करीब था। मुझे नहीं समझ आई कि नून लीग के वज़रा ने जाके क्या पट्टी पढ़ाई या क्या बात की। बात जो उनका वहाँ पे इलेक्शन लड़ना भी बिल्कुल जमहूरी काम था, लेकिन अदालत में जाना मेरा ख्याल में कुछ ज़्यादा। चलिए ज़ियाउर रहमान साहब से ये भी पूछ लेता हूँ। सेकेंडली अब तो जी वो CM बन चुके हैं और अब वो अमूर हुकूमत को फोकस उनको भी करना चाहिए, लेकिन ओन से एक विश है उनकी कि अपने बानी से मिल लें, और ऐसा कोई पहली बार कोई CM नहीं मिल रहा होगा। गंडापुर साहब 12 मिल चुके हैं, 12 उनसे डायरेक्शंस ले चुके हैं, अगर ये भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, मिलने देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आदिल भाई। पहली बात तो ये है कि हमें इससे कोई इख्तलाफ नहीं है कि वो अपने बानी से मिलें, अपने काबीना की तश्कील करें। देखें, जब एक वज़ीर आला को हटाने के लिए और दूसरे वज़ीर आला को नॉमिनेट करने के लिए उन्हीं की ज़बान से नाम निकले कि जिसको हटा दिया जाए और उनको लाया जाए, जब उस वक्त ये एक्सेस वो दस्तयाब थी, हासिल थी, तो अब अगर हो जाए तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन साथ साथ में मैं ये भी ज़रूर, मेरे भाई हैं बड़े मोहतरम फैसल भाई, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और सियासी जमात उनकी क़यादत मौजूद है, और अगर ऐसा मरहला दरपेश है कि उनको मुलाकात की इजाज़त किसी वजह से भी नाजायज़ ही सही नहीं मिल रही, तो आपके क़यादत मौजूद है, आप सियासी तौर पर एक बड़ी पार्टी हैं, आप में ये सलाहियत क्यों मौजूद नहीं है कि आप एक छोटी काबीना ही सही, लेकिन आप एक तश्कील दें, एक सूबा बग़ैर हुकूमत के, CM तो हुकूमत नहीं हुआ करता, काबीना के साथ हुकूमत हुआ करता है, 10-12 दिन से एक सूबा जो है, और वो भी ऐसा बदकिस्मत सूबा कि जिसमें रोज़ाना के हिसाब से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग, पुलिस के लोग, हमारे आम शहरी, वो रोज़ाना की बुनियाद पर शहीद हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी तरजीहात में लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, और हम इस पे लगे हुए जी मुलाकात की इजाज़त दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे, हम काबीना की तश्कील नहीं करेंगे। दोनों अतराफ से प्रॉब्लम है आदिल भाई, एक तरफ सियासी बालिग नजरी का मुजाहरा एक तरफ से भी नहीं हो रहा। अगर वो इजाज़त नहीं भी दे रहे तो आप में ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप अपने पार्टी के उस पर फोरम पर डिसीजन लें और एक सूबे को हुकूमत दे, एक ऐसे सूबे को जहाँ पे ये मसला है। जहाँ तक मेरे भाई फैसल भाई ने एक बात की है, देखें, इंतखाब में हिस्सा लेना ये हमारा आईनी और जमहूरी हक है कि हमने उसमें हिस्सा लेना है, लेकिन इबहम कहाँ पैदा हुआ? इबहम वहाँ पैदा हुआ जब पहला इस्तीफ़ा आया और उस इस्तीफ़े की बुनियाद पर स्पीकर साहब ने एक प्रोसेस इनिशिएट किया नए वज़ीर आला की तरफ, और उसके बाद ख़ुद ही उन्हीं के वज़ीर आला ने उस इस्तीफ़े की बजाय एक और इस्तीफ़ा भिजवा दिया। अब हमने सिर्फ इतना सवाल पूछा कि अगर ये इबहम है कि पहले इस्तीफ़ा जो है वो वैलिड नहीं है और उनको दूसरा हैंड रिटन भेजना पड़ा, तो पहले इस्तीफ़े की बुनियाद पर अगर प्रोसेस इनिशिएट हुआ है तो क्या वो वैलिड और कानूनी होगा? गवर्नर का जवाब देता कमज़ोर जवाब था गवर्नर साहब का भी ना, उसको भी बात हो रही थी, उनको करना चाहिए कि एक CM खुद रिज़ाइन कर रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन क्या इस रेजिग्नेशन के मामले को हटा दें, क्या रिजल्ट जो है वजारत आला के वहाँ मुख्तलिफ हो सकते थे इस्तीफे के मामले? कुछ भी नहीं। देखें, यही होते हैं। सबसे बुनियादी बात, आप इससे एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए। हमारे भाई बैठे हुए हैं सेनेटर अफरान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है उनको आप ले रहे हैं, ऑन एयर ले रहे हैं।
अभी तो हमारी इस पे भी इब्तिदा नहीं हुई थी कि हम एक मुश्तरका कैंडिडेट की तरफ जाएं। तो हमारे अपने 18 वोट हैं, इनके 17 वोट हैं, उनके अपने वोट हैं। अगर हम इनिशिएट करते, हमारे जहन में कोई ऐसी बात होती तो हम पहले अपने कम से कम एक कैंडिडेट तो लाते। लेकिन मैं ये सिर्फ एक सवाल एक सियासी वर्कर की हैसियत ये तो कर सकता हूँ कि अगर मैंने अपने 18 वोट लेने हैं तो मैं आईनी और कानूनी वोट क्यों ना लूँ? अपने कानूनी वोट, अपने हक को मैं गैर आईनी तौर पे कैसे लूँ? सिर्फ इस बुनियाद पर हम अदालत में गए, हमने उसके इबहाम का फैसला लेना चाहा, अदालत ने फैसला दिया, हमने कहा ठीक है। ठीक है। वैसे आइन और कानून जैसे आजकल जिस तरह अमल और जितनी चीज़ें चल रही ये भी अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं जमहूरी सोच पाई जाती है सियासी जमातों में, कहीं ना कहीं उसकी रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक हो गया। सेनेटर साहब, क्या मतलब इश्तियाल दिला रहे हैं आप एक नौ मुंतखब वज़ीर आला जो नौजवान हैं, जिनको लाया इसलिए गया है कि उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ को अडयाला जेल से अवामी ताकत के ज़रिए बाहर निकालना है, और आप प्रोवोक कर रहे हैं, मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे बानी से? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, हम उनको प्रोवोक नहीं कर रहे। उनको जो मैंडेट मिला है वो इस चीज़ का मिला है कि वो 4.5 करोड़ जो लोग हैं खैर पख्तूनख्वा के, उनके वो मसाइल हल करें। उनका मैंडेट जो है वो एजुकेशन का है, हेल्थ का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है। उनका मैंडेट ब्लैकमेलिंग का नहीं है कि आप ब्लैकमेल करें वफाकी हुकूमत को कि जी हमारी बात मानो वरना हम इस्लामाबाद पे हमला कर देंगे। पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि 2024 इलेक्शन में उनको मैंडेट से बानी पीटीआई को जेल से बाहर लेकर आने का मिला हुआ है। लेकिन ये अवाम ने इसलिए उनको मैंडेट दिया हुआ है। आप एक मैंडेट दिलवा दें कि जी हम जो है वो अमेरिका का सदर बनाएंगे, अगर हमें वोट हो नहीं सकता ना। आपका जो आपकी जो रिस्ट्रिक्शन में आपने अपने काम करने हैं ना, आप उसे बाहर नहीं जा सकते। तो इनका बात यह है कि अगर इनके लीडर ने बाहर भी आना है तो वो भी किसी जुडिशल प्रोसेस के थ्रू ही आएंगे ना। अगर इनकी ये ख्वाहिश है कि इस्लामाबाद में ला के यहाँ पे जत्थे बिठा दें ब्लू एरिया में और यहाँ पे तोड़ फोड़ करें, जो इन्होंने पहले भी कोशिश की थी, तो वो तो ज़ाहिर है हुकूमत फिर नहीं होने देगी। हुकूमत चाहेगी कि इस तरह के मसाइल को ओरिजिन पे ही हल कर लिया जाए, बजाय इसके कि मामला इस्लामाबाद तक लाया जाए। अच्छा, नहीं, मुलाकात से क्या होगा? कोई आपको एक खदशा है, कोई कॉल दे देंगे नहीं एहतजाज की, कोई वहाँ से कुछ इस तरह का मैसेज आ जाएगा जिसके बाद दोबारा नवंबर का महीना वैसे आगाज़ हो रहा है उसका, कुछ एक खदशा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बात भी कर रहे हैं कई जगहों पर कि शायद एक नया एहतजाज होगा, कोई बरसी मनाई जाएगी पिछले एहतजाज की, इस तरह की कुछ चीज़ होगी? कुछ इतलात आप लोगों के पास है इस तरह का कुछ होने जा रहा है? देखिए, ये आप इनकी हिस्ट्री तो सामने रख सकते हैं ना कि जो कुछ 9 मई को हुआ, जो कुछ 2014 में दरनों में हुआ, जो कुछ उसके बाद एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा लोगों के जो है वो प्रॉपर्टीज़ तबाह हुई, जाने गई, मेट्रो को इन्होंने जला दिया इधर इस्लामाबाद वाले को। तो ये तमाम चीज़ें इनके ट्रैक रिकॉर्ड में तो हैं मौजूद। उसके बाद ये कहते हैं कि जी हम पुरअमन रहेंगे। भाई, आपकी हिस्ट्री तो पुरअमन रहने की नहीं है और आपका ऑब्जेक्टिव भी पुरअमन नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप आएँ और आप ताकत के थ्रू इमरान खान को निकालें जेल से। तो ये तो ज़ाहिर है, ये तो कोई भी हुकूमत जो है ये इसको कानूनी तौर पर आप देख लें, अखलाकी तौर पे देख लें, जिस तरह मर्जी देख लें, इसका तो कोई जवाज़ नहीं है ना। इसलिए इस तरह का अगर आपने शुरू कर दिया तो फिर तो ये ख़त्म हो जाएगा सारा का सारा सिस्टम। ये जो फिर हर कोई यही करेगा कि अपने बंदे लाया करेगा, कल को कुछ लोग बंदूकें भी लिया करेंगे, फिर जिसके पास बंदूकें ज़्यादा होंगी वो फिर जीत जाया करेगा। यही होगा ना। गंडापुर साहब फिर कैसे मुलाकातें करते रहे? वो भी तो मिलते रहे, वो भी बात ये है कि वो भी मुलाकात से हमें इशू नहीं है। देखिए, हमें इशू इस बात का है, जैसे आपने पहले कहा कि इनकी हिस्ट्री है कि ये इस तरह बार बार इन्होंने माजी में किया है और उसकी वजह से लाशें भी गिरी हैं और उसकी वजह से बड़ा मसला इनके अपने लिए भी हुआ है और बाकी लोगों के लिए भी हुआ है, बिलखुसूस इस्लामाबाद के लोगों के तो बहुत दफ़ा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें सामने रख के ही हम मामले को आगे चलाएंगे ना। अब यहाँ आप मुझे बता दें कि इन्होंने हमेशा यही कहा कि जी हम कुछ नहीं करेंगे और फिर यहाँ पर अगर आके कोई तमाशा लगाए। अब न्यूक्लियर पावर आपका मुल्क है, इतने सारे और पता नहीं क्या क्या मसाइल हैं। इस्लामाबाद पूरा बंद हो जाता है, आपके सामने कंटेनर लग जाते हैं और सारा जो है पूरा सिस्टम जैम हो जाता है। अब ये भी कोई तरीका नहीं है ना। ठीक है, आप कोई अपना अदालतों के थ्रू या आप अगर आपने जलसा किया था इस्लामाबाद में, हमने आपको करने दिया, आपने लाहौर में जलसा किया था, आपको वो भी करने दिया। हालांकि तकरीरें आप उसकी भी निकाल के सुन लें, कितना ये इंतशारी अदालत ने वैसे क्या है जो SOPs बनाए थे अदालत ने उस पर अमल होना चाहिए। जो राजा साहब जो लिस्ट दें उसके मुताबिक मुलाकात होनी चाहिए। ठीक हो गया। इख्तियार बेग साहब, क्या मतलब खदशात हैं हुकूमत को, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत के? कैसे मिलना चाहते हैं अपने लीडर से जिन्होंने उनका नाम दिया, वो CM बन गए, तो मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही? देखिए, अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएं और ये देखें कि कितने खदशात थे इनके कि चीफ मिनिस्टर साहब को नहीं इलेक्ट किया जाएगा, उनके नॉमिनेशन नहीं एक्सेप्ट होंगे। फिर बातें हो रही थी ये गंडापुर साहब की कि जी वो दोबारा लेंगे वोट ऑफ। दुनिया की बातें सब गलत साबित हो गई। एक फेयर इंतखाब हुआ, इनके 90 वोट इनको मिले, इनको चीफ मिनिस्टर बनाया। जब कोर्ट ने इनको
हलफ उठाने का कहा तो मैं उस फंक्शन में था, बिलावल साहब ने कहा अभी उठ के आप जाएं फैसल कुंडी साहब, चीफ मिनिस्टर साहब का जहाज लेके और उनका वोट टेकिंग सेरेमनी आप कराएं जो हिदायत मिली है और जो कानून कहता है। मैं समझता हूं ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहलाते हैं, इनसे कॉन्फिडेंस को बढ़ना चाहिए। नए चीफ सीएम को अपनी रविश को थोड़ा सा बदल के कॉन्फिडेंस, एक तमाम स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस हासिल करना चाहिए, लेकिन उनकी भी उससे हरदर्मी वाला अप्रोच नजर आ रही है। वो बातें करते हैं कि जी पहले इमरान साहब से मैं मिलूंगा, मैं वोट टेकिंग नहीं कराऊंगा, मैं काबीना नहीं बनाऊंगा। यानी पहले दिन से आपने, भाई आप उन्हें खुश करना चाहते हैं इस बुनियाद पे कि आपको उन्होंने सीएम नॉमिनेट किया, आप वहां के काम से उन्हें खुश करें, आप ये जो तलखियां इनको कम करें, ब्रिज करें, आप करीब लाएं और हल की तरफ निकले, मुल्क में सियासी इस्तेकाम हो, तो फिर आप एक अच्छे और कामयाब चीफ मिनिस्टर हैं उस सूबे के जो सबसे ज्यादा मुतासिर है। लेकिन इनकी मुसलसल वही की वही बातें हैं कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और हॉस्टाइल अप्रोच है इसमें। किसी को एतराज जो मैं कह रहा हूँ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल वाजे हो चुका है। मैं इनको एक मशवरा देता हूँ कि खुदारा अपने सूबे को, आपसे उम्मीदें वाबस्ता हैं, आपको लाया गया है उस सूबे में बेहतर कारकर्दगी के लिए, तालीम सेहत के जो अहम टास्क हैं उनको आपने पूरा करना है। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के माबैन एक वर्किंग रिलेशनशिप बनानी है, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने रवैये से, ना कि वही लेकिन सारी वन साइडेड हुकूमत की ये जो कहने की एक ख्वाहिश है कि एक साइड से सारी चीज़ें हो जाएं, लेकिन आप लोगों ने जो एक कहने की उनका एक जो राइट है वो भी नहीं देना, बल्कि जो अदालती अहकामात हैं उस पर भी अमल नहीं करना। ठीक हो गया फैसल साहब, आदम मुलाकात, आदम ताउन, ये भी रविश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो हुकूमत है उसकी ठीक नहीं है। मामला को आगे लेकर चलना चाहिए था, जिस तरह भी बड़ा अच्छा कहा था आपने कि एक पूरी नोयत की एक छोटे लेवल की कैबिनेट बना के अमूर हुकूमत तो चलाएँ कम अज़ कम। देखिए, आज जो सुबह गवर्नर साहबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें सलीम हैदर साहब का मौक़िफ़ ज़्यादा जमहूरी था, और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी उस बयान से रिफ्लेक्ट होती है, और उन्होंने इस मुलाकात को कहा कि ये करवा देनी चाहिए। आप एक चीज़ को रोक के बैठे हुए हैं, खामखा मुलाकात नहीं होने दे रहे। मुझे बताया जाए ना सर, कोई कन्विंसिंग रीज़न है? बाकी आप उस सीएम को उस नहीं, वो बता तो रहे हैं कि खदशा है दोबारा कोई इस्लामाबाद की खदशात पे तो नहीं काम होते ना, कारकुनान ना। मुझे खदशा है कि अफनानुल्लाह साहब नीचे जाके किसी का सर फाड़ देंगे, इस पे बात थोड़ी होगी, फाड़ेंगे तो बात होगी। अगर वो कानून हाथ में लेते हैं, ठीक है, या कोई ऐसा काम करते हैं, तो फिर तो आप कानून हरकत में आए करें। अब सुहेल अफरीदी साहब एक वर्कर हैं, वो सियासी आदमी है, उस पूरे केपी को आप डिनाई करें। देखें ना, ये सीएम जो है वो सिर्फ एक शख्स थोड़ी है, वो 92 वोटर्स जो केपी असेंबली के मैसिवली सपोर्ट उन्होंने किया है, वो 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है। उनको आप जो हैं ये हक ही नहीं दे रहे। ये मुझे बताइए क्या ये तो कर्टसी डिमांड करती है, सियासी कर्टसी डिमांड करती है, ना कानून में ना आइन में कोई ऐसी ममानियत है कि जी आप किसी को मिल नहीं सकते। अगर वो करेंगे कोई ऐसा काम जो कि पाकिस्तान का आइन और कानून इजाज़त नहीं देता, ये छोड़ेंगे? तो आप ये मुझे बताएं ना कि जी हाँ ये आप करेंगे। ऐसा तो जो परसेप्शन होती है उस पर कानून काम नहीं करता। कानून तो फैक्चुअल होता है कि जी ये काम हुआ है। मुझे पाकिस्तान की या दुनिया की किसी कानून की किताब में ये निकाल के दिखा दीजिएगा कि ये होगा, ये हो सकता है इसलिए हम रोक सकते। तो एक्सीडेंट होते हैं सड़क पर रोज़, आप उनको रोक देंगे? ऐसे नहीं चलता ना। जब आपको वहाँ पे कोई ऐसी बात नज़र आएगी, अगर मैंने कहा कि एहतजाज करते हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं, आइन और कानून के दायरे में रह के करते हैं, तो पूरा हक है। आप लाहौर में जलसे की इजाज़त नहीं देते, 3 घंटे तो फिल्म का शो चलता है। आपने जिस तरह से वहाँ पे जलसों की इजाज़त दी, तो ना आप आज भी क्लेम करते हैं कि पीटीआई इररिलेवेंट है, तो 4 जलसे करने दीजिए। 4 जलसे लाहौर में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में या पिंडी में करने दीजिए।
आप एक्सपोज क्यों नहीं करते फिर? ठीक, वैसे कोई प्लान है नवंबर के महीने में इस्लामाबाद आने का, जिस तरह बात हो रही है कि तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे कारकुनान? देखिए अभी तक ये जो प्लान अगर कोई है भी तो ये तो हतमी तौर पे तो ऐलान नहीं आया ना। जब तक ऐलान नहीं आएगा पार्टी की तरफ से या जो एक क़यादत की तरफ से, तो इसको ऐलान को तो कैसे आप उस पर तबसरा करेंगे? ये भी परसेप्शन है कि जी आप आएंगे नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो आप क्या अटक पुल क्रॉस करने देंगे? फिर वहाँ पे मामला क्या होगा? देखिए आपको जो गवर्नमेंट है ना इस वक्त मौजूदा, उसको वो सियासत नहीं कर रही, वो सिर्फ हुकूमत कर रही है। आप कभी भी किसी को सियासत में इतना इररिलेवेंट नहीं करते। ये जरदारी साहब का मैं एक मिसाल देता हूँ, बस हमारे दोस्तों को पसंद नहीं आएगी। जब वो आए थे 2008 में, उन्होंने क्यू लीग को भी साथ मिलाया था, इसलिए कि उन्होंने एक स्टेक रखा था हर पार्टी का। जब आप मुझे बताएं ना कि आपने अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, उसका स्टेक ही नहीं है सिस्टम में, आप उसके सीएम इलेक्ट होते हैं या जिस तरह से भी होते हैं, देखिए ना वो पार्टी हेड है, आप लाख इनकार करें, कानून सियासत कानून के ताबे नहीं होती। सियासत तो सियासी असूलों पे होती है। हाँ, वो जाके कोई ऐसा काम करें जिससे आपको कोई ऐसा महसूस हो कि जी हाँ ये काम गलत हुआ है, तो फिर आप कानून में कीजिएगा। उससे पहले आप वो आता है अपना सीएम आते हैं, वो कोर्ट जाते हैं, वहाँ से हुक्म मिल जाता है, हुक्म पे अमल दरामद नहीं होता, फिर अजीबोगरीब पाबंदियाँ कि जी सियासी बात जो है वो आप ना करें। भाई सियासी बात जो है, ये सियासी गुफ्तगू कौन डिटरमिन करेगा कि कौन सी सियासी है कौन सी नहीं है? लेकिन वो भी, और अगर हम यहाँ पे बैठे का बात है ना आर्टिकल 265 के तहत, वो भी अदालती का बात है कि नहीं, आर्टिकल बाजी की भी चीज़ें, आर्टिकल नहीं है वो, रूल 265 का एक आर्टिकल था पाकिस्तान प्रिजन रूल 1978 कि वो उस वक्त होता था जब गोरा हुकूमत थी, और गोरा जो है वो डरता था कि ये देसी लोग जो हैं ये आपस में बात करेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या मियाँ साहब से जब लोग मिलते थे, उनकी जो छोटी सी कैद की है, तो उसमें क्या बात होती थी? मौसम का हाल तो नहीं डिस्कस करते थे ना। ये बातें जो है ना, ये अमियाना बातें हैं और इनकी कोई बेस नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है। आप बात करें, आप अपोजिशन का रोल जो है, रोज़ाना हमें एक बावर कराया जाता है पाकिस्तान के शहरियों को कि यहाँ पे आइन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, लिहाजा आप इस पे कोई तरद्दुद ना कीजिए। ठीक है, बल्कि आपने बड़ी अहम बात की कि हुकूमत कर रही है इस टाइम, सियासत नहीं कर रही। तो JUI को भी तहफ़्फ़ुज़ात है हुकूमत के बहुत सारे रवैयों से। हमने देखा कि पार्लियामान में बहुत सारी बातें नहीं है जिस पे आप लोगों ने मौलाना में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जलसे आम में अपने जो है ग्रजेस वो सामने रखे। तो आगे चलकर जिस तरह पाकिस्तान तरीके से प्रोटेस्ट करना है, मिलकर भी कोई प्रोटेस्ट हो सकता है, मिल के ज्वाइन कर सकते हैं। इस्लामाबाद आने का आप लोगों ने भी ऐलान किया था, डेट का डेफिनेटली भी तयन नहीं हुआ, तो मिलकर भी आ सकते हैं, हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं। देखिए आदिल भाई, मुझे बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक है कि हुकूमत सियासत नहीं कर रही, हुकूमत कर रही है। हुकूमत का मतलब ये होता है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को इंगेज करेंगे और फिर उनको इंगेज रखते हुए अपने लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। अपोजिशन का तो मतब नज़र यही होता है कि वो इशू बनाए, हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स बनाए, और हुकूमत का ये मतब नज़र यही हमेशा होता है कि जी हम अपने लिए हालात को बेहतर बनाएं। तो हम तो कहते हैं कि जी अगर मुलाकात की बात है और मुलाकात इशू है तो मुलाकात कराने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मसला मुलाकात का नहीं है, मसला दोनों तरफ के रवैयों का है। और मुलाकात हो जाती है, मैं तो बल्कि जिस तरह एग्री कर रहा हूँ, लेकिन फैसल भाई ने एक बात कही कि जी हुकूमत जो है आईनी कानूनी तौर पर रोक नहीं सकती, क्यों रोक रही है? मेरा ये सवाल, मैं KP का शहरी भी हूँ, मेरा ये सवाल है कि मेरा सूबा इस वक्त हुकूमत के बगैर क्यों है? मेरा सूबा इस वक्त इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में कि आज भी हंगू में 2 ब्लास्ट हुए हैं और उसमें पुलिस के लोग जवान शहीद हुए हैं, उसमें एक SP साहब शहीद हुए हैं। मेरा सूबा जिसमें कल मेरे ज़िले डेरा इस्माइल खान में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर शहीद हो रहे हैं। क्या वजह है कि मेरा सूबा पिछले 12 दिनों से सिर्फ इस सियासत का शिकार है कि यहाँ पर उनको मुलाकात की इजाज़त दी जा रही है, मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही? और ये कोई वजह नहीं है। और बिल्कुल सेम जिस तरह हुकूमत जो है आइन और कानून के लिहाज से मुलाकात न कराकर जो है वो कोई अच्छा तासुर कायम नहीं कर रही, लेकिन ये कौन उसको कि आइन में और कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि हुकूमत बनाते वक्त और काबीना बनाते वक्त जो है वो आपको बानी से इजाज़त लेनी पड़ेगी? आप
इस सूबे के अवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो हमारी ये इनसे दरख्वास्त भी है कि उनको कहें, उनको इस पार्टी की क़ियादत मौजूद है, वो पार्टी का फैसला कर सकते हैं, अबूरी सही तब्दील कर लें बाद में। लेकिन इस तरह के हालात में जब सुबह इस तरह के सिचुएशन का, सियासी सिचुएशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। जहाँ तक हमारे आपस में एक मुश्तरका इसकी बात है, जॉइंट अपोजिशन की बात है। देखिए PTI इस वक्त अपोजिशन में लार्जेस्ट ग्रुप है, और हमेशा लार्जेस्ट ग्रुप जो है, जिस तरह हमने हुकूमत के बारे में कहा कि वो मैनेज करती है तमाम स्टेक होल्डर्स को और वो एक पेज पर रखने की कोशिश करती है, अपने लिए आसानियां बनाती है, सेम इसी तरह लार्जेस्ट ग्रुप जब भी होता है पोजीशन में, वो अपने साथ छोटे जमातों को वो मिलाने की कोशिश करता है। आज तक मैं एक जिम्मेदार की हैसियत से आपके सामने बात कर रहा हूँ, कोई संजीदा कोशिश इस हवाले से नहीं हुई। हमने जब भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं, फैसल भाई खुद कई दफ़ा मौलाना साहब से मिले हैं, हमने जब भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे हैं तो उन तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से हमें आज तक एक जवाब भी नहीं दिया गया। और एक बदकिस्मती है, जिस तरह आपको हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आपको नज़र आ रही है ये बदकिस्मती, इसी तरह वैसे भी अबूरी हमारे सियासत में भी, हमारे माहौल में भी PTI का एक लम्हा फ़िक्रिया है कि उन्होंने अगर पानी भी पीना है तो वो बानी से की इजाज़त से पीना है। तो वो ज़रा मुश्किल क्रिएट करता है कि हमें ये नहीं मालूम कि अगर आप और हम एक फैसल भाई और हम एक बात पर एग्री हो जाएंगे तो क्या उस एग्रीमेंट को वो अप्रूवल मिलेगी खान साहब की तरफ से कि नहीं मिलेगी, इसका भी किसी को यकीन नहीं होता है। जहाँ तक बात उन्होंने की है, देखें मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, अफनान भाई बैठे हुए हैं, पंजाब की बात करेंगे। हमारे साबिक़ा वज़ीर आला साहब अली अमीन गंडापुर साहब अभी महीना पहले, और आज हमारे नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब, उन्होंने पेशावर में जलसा किया, फ्लॉप हो गया। आज सुहेल अफरीदी साहब ने चारसदा में किया, फ्लॉप हो गया। आप मुझे बताइए कि चलें लाहौर में तो मरियम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत है तो उनके लिए प्रॉब्लम्स होंगी, यहाँ तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उनके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। KP तो इनका अपना सूबा है, अपनी हुकूमत है, अपने सूबे और अपने हुकूमत में पेशावर के जलसा फ्लॉप हो जाता है। क्यों हो जाता है? कोई पूछे, इनकी जमात की तरफ से कोई पूछने वाला हो। आज नए वजीर आला साहब इस जज्बे के साथ कैसे फ्लॉप हो गया? कारकुनान नहीं आया आपको लगा? आप वीडियोज उठाकर देख लीजिए। अच्छा, आप आज सोशल मीडिया सारा उठाकर देख लीजिए, सारा इसी पे बात कर रहा है। उनके अपने स्टेज से बनाई गई वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही हैं, और जिसमें वो उनके स्टेज पे खड़ा हुआ आदमी कह रहा है कि जी लोग नहीं आए और ये जलसा जो है वो कामयाब। अपनी हुकूमतों में इस तरह के जलसे नाकाम होना ये लम्हा फिक्रिया है। अभी उन्होंने एक एहतजाजी तहरीक की तरफ जाना है, तो ज़रा थोड़ा सा इनको अपने सफ़ों को इन ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है जी, सेनेटर साहब ये सुन लिया आपने पूरी बातें। एक तो आपसे जो शिकवे भी उन्हें कर दिए, बाकी बता दें हर चंद माह बाद कोई ना कोई वफाकी वज़ीर या वफाकी हुकूमत इस तरह की कुछ ऑफ़र्स या बैक चैनल से कुछ इस तरह की बातें आ जाती हैं कि पानी PTI को अडियाला से शिफ्ट कर दिया जाएगा, बनी काला या मच जेल या इस्लामाबाद में नई जेल। ये कहाँ से शोशा छोड़ देते हैं? अगर कुछ टाइम बाद कल हमने देखा कि तारिक फजल साहब ने आसमा शराजी साहब के प्रोग्राम में अनाउंस किया कि इस तरह की चीज़ हो सकती है, ऑफ़र दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। देखें, डॉक्टर तारिक फजल एक संजीदा सियासतदान है, तो उन्होंने ऑफ़र दी है, तो वो ऐसी नहीं है कि वो कोई उन्होंने हवा में बात कर दी है। अच्छा, तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है वो बेहतर हो और बातचीत से मामलात को हल किया जाए, बजाय इसके ज़्यादा तनाव जिसकी वजह से मुल्क के इकॉनमी में भी फ़र्क पड़ता है, माशरे में भी फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। तो हमने पहले भी कोशिश हमारी, तो हमने तो मियाँ नवाज शरीफ साहब तो 2014 में इनके बनी काला भी गए थे। उस वक्त इन्होंने कहा जी हमारी रोड बना दें बनी काला की, बाकी बेशक मुल्क भाड़ में जाए। तो ये अगर अपनी रोड से और अपनी मुलाकातों से बाहर आ गए हैं तो ज़रूर हम इनसे बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाना है। फिर देखें, बात मेरे भाई ने की, फैसल भाई ने, कि आप कोई क्राइम कमिट होगा तो आप उसके बाद आप उसको कर सकते हैं। बात यह है कि खाली ये नहीं देखा जाता कि क्राइम कमिट हुआ है कि नहीं। अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब हो तो फिर आपको उसके हिसाब से आपको डील किया जाता है। ये नहीं हो सकता हर दफ़ा आप यहाँ पे 50,000 बंदा ला के ब्लू एरिया में खड़ा करके कहें आप जी क्राइम हो गया, अब उनको वापस भेजना है, वो बहुत मुश्किल काम है। तो हम स्टेट ने तो इन तमाम चीज़ों का क्या कहते हैं ख्याल रखना होता है। फिर देखिए, इन्होंने कहा कि जी मियाँ साहब की कैद जो थी वो बहुत छोटी थी, तो आज भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आपके लीडर से ज़्यादा जेल काटी हुई है आज के दिन भी। अच्छा, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जेल छोटी है, या तो फिर इसको कर लें। जरदारी साहब 11 साल बनते हैं, जरदारी साहब ने 11 साल काटी है, हमजा शहबाज साहब ने 4.5 साल काटी है। तो वो तो बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, अगर उन्होंने बनाना है तो जरदारी साहब को भी रिकॉर्ड बना सकते हैं, हमजा साहब का भी तोड़ सकते हैं, तो मियाँ साहब को भी नहीं तोड़ा उन्होंने। तो फिर देखें, बात यह है कि
एक और अहम बात है वो ये है कि ये जो कैबिनेट है जिसकी नॉमिनेशन का ये बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन मौजूद है जिसके तहत जो बंदा नाअहल हो जाता है वो हुकूमती उमूर के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो काबीना या इस तरह के इंपॉर्टेंट का भी फैसले में लिखा हुआ है। 63A वाला फैसला है जो मियां नवाज शरीफ आपके खिलाफ आया था, तो वो तो आपको याद ही होगा ना, ये सारी बातें लिखी है। बता देता हूँ मसला क्या था, मैं ख़त्म कर लूँ या आपने? नहीं आप चलिए आप ख़त्म कर ले। तो बात ये है कि देखें, आईन और कानून ना होने नाम की चीज़ ना होने तो उस दिन सोचना चाहिए था ना, जिस दिन आप किसी के कहने पे, अंपायर की उंगली कहने के ऊपर जो है आप धरने कर रहे थे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, आप जो है वो बयानिए झूठे बना रहे थे 35 पंक्चर वाले, आप जो है वो RTS बैठा रहे थे, आप ये तमाम काम कर रहे थे। उस वक्त आईन और कानून आपको याद करना चाहिए था। अब वो बात ये है कि वो जो मामलात होते हैं वो घूम जाते हैं और अब वो घूम गए। बेहतर यही है कि तमाम सियासी कुव्वतें साथ मिलकर बैठे। मैंने बहुत दफ़ा ये वाली बात पहले भी की है कि आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है या कोई और चार्टर है जिस जो उसको नाम रख लें, उस पर इकॉनमी पे और पॉलिटिकल जो क्लाइमेट है उसको बेहतर करने पे उस पर बात की जा सकती है और एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन ये तब होगा, ये हमने शुरू नहीं किया ये मामला। हमने 2013 से 18 इनको कुछ भी नहीं कहा, हालांकि हुकूमत हमारी थी, हमें मालूम था। आप लोग खत्म करते हैं, शुरू नहीं किया। तो इन्होंने 2018 के बाद जो कुछ हुआ है वो तो सबके सामने है ना, उसको कोई भुला नहीं सकता, वो भी कुछ इतनी पुरानी बात भी नहीं है। तो ये अगर आप इन्होंने चाहते हैं कि अब कुछ लोग इनके अभी भी धमकियाँ दे रहे होते हैं, अगली हम ये करेंगे, अब ये करेंगे, भाई फिर ये इसी तरह ही चलेगा। जब मिलने नहीं देंगे, जब उनको जो आईनी और जमहूरी हक है वो पूरे नहीं होंगे, डेफिनेटली इससे ज़्यादा मुश्किलात हमारे लोगों ने काटी हैं। F18 का केस राना साहब के ऊपर डाल दिया। आप मुझे बताएं 15 किलो के ऊपर सजा मौत, ये भी पूछें इनसे, इन्हें पता है सजा मौत होती है उस पर 15 किलो के ऊपर। तो इस तरह के केसेस और कोई बंदा नहीं छोड़ा, उस टाइम बड़े लोगों ने कंडेम पार्टी में नहीं छोड़ा जिस पे कैबिनेट में बैठ के लोगों ने कंडेम किया। अच्छा, आप उसका जवाब दे दें। वो 63A वाली उन्होंने बात कर दी है। 63A वाला काम ये था कि इनका जो आइन है ना, नून लीग का उस वक्त तो था, बाद में उन्होंने खैर उसको डिलीट कर दिया। उनके आइन के मुताबिक कोई भी बंदा जो डिस्क्वालीफाई हो आर्टिकल 63 के तहत, तो वो नहीं रह सकता है प्रेसिडेंट या वो ओहदेदार नहीं रह सकता। तो मियाँ साहब के सेनेट के टिकटों के ऊपर दस्तखत है, तो वो केस वो था प्रिसाइजली कि क्योंकि आपका अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है, क्योंकि कन्विक्शन के बाद भी मियाँ साहब सदर रहे बहुत देर तक, वो फिर मतलब उसका फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बात फीड करते रहे अपनी सियासी जमात को, डायरेक्शन देते रहे, वो डायरेक्शन में लंदन में बैठ के अगर कोई वहां पे कोई सिग्नेचर करने वो ब्रिस्टर गोरी करेंगे, वो वाली पीटीआई नहीं करने। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि उस पूरे फैसले के अंदर ये भी आगे लिखा हुआ था, ये सही कह रहे हैं, बाकी बात ठीक कर रहे हैं कि जो बंदा नाअहल हो जाएगा वो डिसीजन नहीं ले सकता पॉलिटिकल पार्टी के। इवन इनफैक्ट इस तरह की बात भी लिखी थी कि गवर्नमेंट का कोई डिसीजन नहीं ले सकता। भाई जब आपने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में साकिब निसार साहब ने ये लिख दिया है, तो ये तो फिर सबके लिए लिखा है ना उन्होंने। यहाँ तो उसको लिखते हुए अगर सोच लेते तो ये नहीं, तो अभी आप मुलाकात होने दें, उसके बाद जो डिसीजन होगा फिर आप चैलेंज कर लीजिएगा। अब हुआ भी नहीं, डिसीजन बहुत सारे हो सकते हैं ना, वो तो चलिए ये मिर्जा साहब के सामने को एक जो कह लें कि एक इंतशार की जानिब खैबर पख्तूनख्वा मतलब बढ़ रहा है। बता दिया वफाकी हुकूमत का रवैया तो है सो है। वहाँ पे जो KPK के जो 9 मुल्की वज़ीर आला है उनके बारे में बात हो रही है कि वो भी मामला को उस तरह लेकर नहीं चलना चाह रहे, लेकिन स्टेक सबके हैं, तो उन स्टेक को बेहतरी के लिए, मामला को बेहतर करने के लिए कंसेंसस की बात हो रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस कंसेंसस के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग? ये देखिए, हम अपना किरदार अदा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और लेकिन जो सिचुएशन है, जो फैक्चुअल पोजीशन है, उसमें सुहेल अफरीदी साहब की हम समझ रहे थे कि वो एक नया बिगनिंग स्टार्ट करके खैर से गाली अंदाज में अपनी हुकूमत को भी कंसोलिडेट करेंगे, अपने सूबे को भी वो तमाम लैकिंग थी जो माजी में नहीं हो सकी दूसरे चीफ मिनिस्टर से, और साथ साथ वो मैंडेट भी वो पूरा करेंगे जो अवाम उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन आने के बाद ही इन्होंने कंट्रोवर्शियल और होस्टाइल अप्रोच को अपनाया है, और मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि ये फिर KPK को उसी तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ माजी में उसको ले जाने की कोशिश की गई और उसके खातिर को नतीजा एक भी नहीं मिला, बल्कि आपका वो तमाम एहतजाज, तमाम लॉन्ग मार्च नाकाम भी हुए, उसमें नुकसानात भी हुए, स्टेट के भी नुकसान हुए, और हासिल कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ इन्हें एक बार कम अज कम, देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब ने भी असम्बली के फ्लोर पे
असद उमर साहब को भी, और सॉरी ये कैसर साहब को भी, जी। और जो अपने बैरिस्टर साहब थे उनको भी मेरे सामने कहा कि भाई आइए बैठे, बात करें, आगे चले। मैं समझता हूँ इन्हें अपनी अददी अक्सरियत को भी इस्तेमाल करना चाहिए था पार्लियामेंट में, जो उन्होंने बिल्कुल आस्ते आस्ते खोते जा रहे हैं। ये एक गलत हिकमत अमली है, अब तक उन्हें अंदाजा हो जाना चाहिए था। हमारी बिल्कुल कोशिश है, हम अपना किरदार भी अदा करने के लिए तैयार हैं, हुकूमत भी चाहती है इनके साथ मिलके इनको साथ लेके चले, लेकिन अगर ये शराइत, प्री रिक्विजिट कंडीशंस इस तरह की लगाएंगे जो नाकाबिल कबूल है, चाहे वो कानूनी हैसियत से जो आपने अभी पढ़ के बतलाया, या वैसे ही अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अगर कुछ फैसले हुकूमत करती है कौमी मफाद में बेहतरी के लिए, तो उसको इनको एहतराम करना चाहिए। मैं समझता हूँ अभी ये नए आए, लॉन्ग वे टू गो, इन्हें अपनी जगह बना के फिर कुछ हासिल करना होगा। शुरू से ही ये डंडा मार के हासिल ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, और ये भी वो लेबल लग जाएंगे कि ये लेकिन उनके लिए जगह बनाना यही है ना कि उन्होंने, जिन्होंने उनको नॉमिनेट किया उनको खुश करना है। जो वहाँ पे पिछले खिलाड़ी जिनका भी आपने तस्करा किया वो नहीं उस तरह से परफॉर्म कर पाए, जो एक नया खिलाड़ी, नया बैट्समैन उन्होंने पीटीआई ने जो है ग्राउंड में उतारा। चले चीफ मिनिस्टर बनाया है आदिल साहब, उसको मैंडेट को भी तो देखें, जिन्होंने आपको चीफ मिनिस्टर बनाया है, 90-92 जो वोट है उनका मैंडेट को तो देखिए, उनका तो एहतराम करें, उनको तो डिलीवरी दें आप। ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस की बात ही नहीं, परफॉर्मेंस एक ही है खैबर पख्तूनख्वा में कि बानी पीटीआई को जेल से बाहर लेकर आना है। पिछले जो थे वो भी यही कोशिश करते रहे, अब ये नौजवान जो आए हैं ये भी ये कोशिश करते। चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का बात करेंगे। टीएलपी को बैन कर दिया, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन जिस तरह पहले बताया जा रहा था कि आर्टिकल 17 के तहत पाबंदी होगी, लेकिन ये जनाब वज़ारत दाखिला की जानिब से एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत उसको बैन किया गया। ये उसी नौयत का बैन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, शेख रशीद साहब उस टाइम वज़ीर दाखिला थे। इसी नौयत का वफाकी काबीना ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, लेकिन बाद में उसको वापस ले लिया गया था। ये हालिया जो पाबंदी है ये कितनी उससे मुख्तलिफ होगी? क्या मतलब विद पैसिव टाइम कुछ चीज़ें बेहतर होंगी तो ये नोटिफिकेशन वापस हो जाएगा? जो कहा जाता है कि प्रॉपर जो तरीका था कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में एक रेफरेंस जाता और वहाँ से एक डिसीजन आता जिसके बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से भी डी नोटिफाई किया जाता है बतौर सियासी जमात भी। फैसल भाई, कितना मुख्तलिफ है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नोटिफिकेशन जो उस टाइम जारी हुआ था और जो आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है? देखिए, ये दोनों नोटिफिकेशन एक ही कानून के तहत जारी हुए थे, और उसमें जो एंटी टेररिज्म एक्ट है उसमें किसी भी ग्रोह को या किसी भी चीज़ को प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी उस पर बैन लगा दिया जाता है, तो अमलन जो है उनके दफातर सील हो जाते हैं, उनके फंड्स जो हैं वो अकाउंट्स नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते या तंजीम कर सकते हैं। ये उस प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे टीटीपी है और भी काफ़ी सारी बीएलए है, और इसके अलावा जो मजहबी तंजीमें थीं तो उस वक्त उनको बैन किया गया था। और ये टीएलपी को जब बैन किया गया था 2021 में, ये वाहिद फ़ैसला है जो कि अभी जो फ़ैसला वफाकी हुकूमत ने भी किया है और यूनानिमसली किया है, उसमें उस फैसले के 6 महीने के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा और इनकी मुदाखलत से फिर इन्होंने एक अंडरटेकिंग दी कि हम ये तशद्दुद का रास्ता दोबारा नहीं अपनाएंगे। पहले 2017 में, अगर 18 में याद हो आपको, 17 में जब फैज़ाबाद धरना हुआ जिसके बाद वो फैसला भी आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें खाकान अब्बासी साहब, हसन इकबाल साहब और जनरल फैज़ हमीद के दस्तखत थे। उसके बाद फिर 2021 में इनकी वो गारंटीज़ ली गई, रिटन गारंटीज़ थी, फिर इन्होंने अभी आके दोबारा उसको वैलिड किया। एक पैटर्न है टीएलपी का, वो मुतशद्दिद कार्रवाइयाँ करते हैं और हर बंदा जो है उनसे तंग है। देखिए, हम बरेलवी जो है, हमारे उलमा मशाइख जो हैं, हम उस हर फ़िरके की इज़्ज़त करते हैं। हमारे लिए तमाम मुसलमान, चाहे वो जिस मर्ज़ी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हो, जिस मर्ज़ी स्कूल ऑफ थाट से उनका राब्ता हो या उससे फॉलो करते हो, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है। ये वाहिद हमारे लोग थे जो कि जिन्होंने बरेलवियों का नाम इस्तेमाल किया और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
लाखों करोड़ों दरूद उन पे, उनके नाम के ऊपर उन्होंने सियासत शुरू की और हर बंदे को टारगेट किया। तो ये चीज़ तो कभी भी नहीं हो सकती। अब जो इस वक्त लीगल पोजीशन ये है कि टीएलपी बैन है, टीएलपी बैन नहीं है। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पे आपने उसको अगर रखना है, अगर ये यू टर्न मैं इसको कंसिडर करूँगा अगर आप रेफरेंस नहीं फाइल करेंगे, क्योंकि रेफरेंस फाइल ना करने का मकसद ये है कि आप आर्टिकल 17 सब क्लॉज 2 के तहत अगर जुडिशल फैसला नहीं कराएंगे और ये तमाम तर सबूतों के बावजूद, तो या तो फिर ये सबूत ठीक नहीं है, देखिए ना, यही तासुर हो सकता है ना, इतने एविडेंस थे तो दूसरी बात ये है कि आप एक रास्ता विंडो ओपन रखना चाहते हैं उनके लिए कि जब आपको ज़रूरत हो आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर लें। अच्छा। तो ये नेक नियति पे मबनी फैसला नहीं होगा। अगर आपको वाकई संजीदा हैं और जो मामला हुआ है उस हद तक चले गए हैं, तो ये दोबारा 2021 में ये हो चुका है, तो अब भी ये दोबारा होगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस अगर नहीं भेजा जाता तो इसका मतलब फिर दो जो मैंने आपसे बहसियत सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो गलती की थी वही गलती इस टाइम नून लीग की हुकूमत करने जा रही है। नहीं, वो प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलती नहीं थी। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जनरल कमर जावेद बाजवा और फैज़ अमीन वगैरह बकरी हो गए थे, और या फिर उन्होंने उस वक्त इनको रखा था। कमर जावेद बाजवा का अपना बड़ा मसला था, वो डर जाते थे। वो एक साजिद मीर साहब थे पहले, उन्होंने उनके खिलाफ एक बात की, वो उस कॉन्टेक्स्ट में डरते थे। और वो वैसे भी जो है ना, कमर जावेद बाजवा साहब, जो उनकी रेपुटेशन कोई बहादुर जर्नल की नहीं है। मौजूदा जो फील्ड मार्शल है इज़ अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। और बल्कि जो उस ज़माने में तो वो इंडिया के खिलाफ नहीं जाते थे, और उन्होंने पब्लिकली कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे पास तो 8 दिनों का तेल है। इन्होंने तो नहीं कहा, ये तो पै गए, इन्होंने उनको सबक सिखा दिया इधर भी और अफगानिस्तान में भी। सो इशू ये है कि यहाँ पे ये आप सियासतदानों को तो सारे क्योंकि इजी टारगेट होते हैं ना, ये पीछे कोई और लोग होते हैं जो ये काम करते हैं। उस वक्त लेकिन जितना बड़ा कहने के उसका पुरतशद्दुद जो उसका रवैया रहा है बतौर सियासी मजहबी तंजीम के आप उनको टैकल नहीं करेंगे तो करने की जरूरत है। क्या मतलब जरा साहब इसके भी क्या वफाकी हुकूमत जिस तरह प्ले करना चाहिए था उसमें मतलब दोबारा की मतलब एक विंडो ओपन रहने दी गई है। माजी में भी हमने देखा कई तंजीमों पर बैन लगता है, वो नाम बदल के अपने मामला चलाती रहती हैं, तो सामो एक विंडो रहने दी गई TLP के लिए भी। देखें आदिल भाई, जिस एस्पेक्ट पे, जिस पहलू पे फैसल भाई ने बात की, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। वो उन्होंने एक बड़ा कैटेगोरिकली कुछ चीज़ों की तरफ इशारा किया है, आपने भी सुना। मैं उसका एक और पहलू की तरफ जाना चाहता हूँ जिनकी तरफ फैसल भाई ने इशारा किया है। हम सियासी जमातें जो हैं जब हुकूमत में आते हैं, हम ये हथियार उनके हवाले क्यों कर हवाले करते हैं? ये कि जो हम या विंडो छोड़नी है या हमने जो है गलत फैसला करना होता है, हमने सही फैसला करना होता है, हम अपना हथियार क्यों उनके हवाले कर देते हैं कि वही हथियार कल को फिर हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो। देखें, मैं किसी भी सियासी जमात के, आपने जब इलेक्शन कमीशन में उनको रजिस्टर कर लिया तो इसका मतलब वो सियासी जमात है, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो सियासी जमात है। किसी भी सियासी जमात पर इस तरह की पाबंदियों के हक में जमीयत उलमा नहीं है। जमीयत उलमा का अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, आप सब जानते हैं। इतने ज़्यादा लोग हम लेकर आते हैं लेकिन एक पत्ता तक भी नहीं टूटता, ये हमारा है और सारी दुनिया इसको तस्लीम करती है। लेकिन देखें, रियासत की जब भी पॉलिसी बनती है वो तजादात का शिकार नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एक स्टैंडर्ड जो है वो रख लिया है, एक आप उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो फिर सबके लिए होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड ये एक चीज़ होनी चाहिए। अगर हम कहते हैं कि जी तशद्दुद नहीं होना चाहिए, तो तशद्दुद जो है वो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन धरनों में नहीं हुआ? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 24 नवंबर को जब इस्लामाबाद आए थे तो अमलाक को जो है वो आग नहीं लगाई गई थी? क्या रेंजर्स के लोग जो है वो शहीद नहीं हुए थे? तो देखिए, ये हथियार हम खुद हवाले करते हैं उनके। लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला एक पॉलिटिकल मामला, पॉलिटिकल उनकी कहने के जो भी वो मामला कर रहे थे उसमें गलत ठीक ही एक अलग से डिबेट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मजहबी जमात का जो रवैया रहा है, जिस तरह लोगों को प्रोवोक करते रहे हैं, एक माइंड लोगों का बनाते रहे बहुत सारे मामला के ऊपर, वो तो इस सोसाइटी को बगाड़ पैदा करेगा। मैं सबसे पहले मैंने पहले बात ये की है कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है उनका रिकॉर्ड भी आपके सामने है और बिल्कुल क्लियर है कि सियासत में तशद्दुद की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये है कि फिर अगर आपने एक स्टैंडर्ड फॉलो करना है तो फिर अक्रॉस द बोर्ड हो, फिर वो तजादात का शिकार नहीं होना चाहिए ना। पाकिस्तान देखें, मेरे बड़े मोहतरम हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करना चाहते हैं, लेकिन हम उसके भी खिलाफ थे। लेकिन देखें किस बुनियाद पर बैनुल-अक़वामी प्रेशर आता है तो आप उससे बैकआउट कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि बैनुल-अक़वामी दुनिया इस पर खुश होगी कि मजहबी जमात है, उसका रुख जो है वो मजहबी है, तो आप उस पर पाबंदी लगे तो वो खुश होंगे। तो आप क्यों कर इन तजादात का शिकार हो रहे हैं? लेकिन उस मजहबी जमात का रवैया जो है उस पर हम अगर बात करें, हम अगर JUIF की बात करें, जिस सूबे में आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में, वहाँ जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ऑन द अदर साइड जो माजी में पूरे मामला रहे, एक ही सेक्ट से आप लोग थे, लेकिन आपने अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को बरकरार रखा, आप लोग उस पर मर्ज नहीं हुए। जो टेररिज्म है कभी उसको सपोर्ट नहीं किया, हमेशा कंडेम किया, बल्कि आप लोग खुद भी उसके विक्टिम रहे, तो अपने आप को डिस्टेंस रखा। लेकिन ये जो मजहबी जमात जिसका मामला हम डिस्कस कर रहे हैं, ये तो एक कह लें कि नौजवानों की एक जहन साजी और एक सोसाइटी में इंतशार का बाइस है, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल से सोसाइटी में स्पेस होनी नहीं चाहिए, उसके लिए कोई नरम गोशा भी नहीं होना चाहिए। विंडोज कैसे खोल रहे हैं? तो ये गलत है, इसी को तो बात कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। यही मेरा जो बुनियादी पॉइंट है ना आदिल भाई, वो ये है कि हमने अगर कुछ भी करना है तो तजादात से निकल कर करना पड़ेगा। रियासत को पॉलिसी बनानी है तो फिर तजादात से निकल कर, देखें अभी आपने इससे पहले अफनान भाई ने आपको जवाब दिया, मैंने वो पॉइंट लिखा हुआ भी था, तारिक फजल चौधरी साहब के हवाले से बात की। देखें मैं किसी सियासी जमात के सियासी कायद या सियासी कारकुन के खिलाफ कोई भी सियासी केस जो है मैं उसके हक में नहीं हूँ, नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ फिर आप रियासत के तजादात देखिए। आप एक तरफ कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 9 मई को रियासत के खिलाफ बगावत की थी, मैं मानूँ ना मानूँ, लेकिन आप कहते हैं रियासत का बयानिया है कि रियासत के खिलाफ बगावत हुई है। तो आप मुझे बताएं रियासत के खिलाफ बगावत की बात में ये चीज़ हो सकती है कि एक वफाकी वजीर वो बैठ कर ये कहें कि जी हम उनको घर शिफ्ट कर सकते हैं? क्या ये सहूलत आप BLA को दे सकते हैं? क्या ये सहूलत आप TTP को दे सकते हैं? रियासत के खिलाफ वो भी बगावत कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, या आप मान लीजिए कि हम सियासत कर रहे हैं, और या फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं वाकईतन रियासत के खिलाफ बगावत हुई है, तो फिर रियासत के खिलाफ बगावत के लिए मैं कल राना सनाउल्लाह साहब को भी सुन रहा था, तारिक फजल चौधरी साहब को भी सुन रहा था, फिर इस तरह की रिलीफ आपने किसी और को भी दिया। एक तरफ आप कहते हैं कि जी वो करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हैं और वो सियासी कैदी नहीं हैं, और वो दूसरी तरफ आप कहते हैं जी उनको घर भी शिफ्ट किया जाए। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि सियासत हो रही है यहाँ पे। चलें अफनान भाई इसका भी जवाब दे दें। और सेकेंडली एकदम से तब्दीली कैसे आ गई? बताया जा रहा था कि वजारत कानून जो है बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से रजू करेगी, रेफरेंस वहाँ पे जाएगा और आर्टिकल 17 के तहत ही उसके ऊपर पाबंदी होगी। तो तब्दीली ये क्यों आई, एक विंडो क्यों स्पेस छोड़ दी गई? देखिए बात यह है कि ये जो पाबंदी है इसके समझ लें कि 2 हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा है उसके अंदर अगर आप कोई वाकई तशद्दुद से रिलेटेड आपके मामलात हैं और वफाकी गवर्नमेंट ये समझती है कि आपने कोई टेररिज्म के अंदर आपने कोई ऐसा काम किया हुआ है या फंडिंग ली हुई है या लोगों को कत्ल किया है, तो वो एक आपको प्रोस्क्राइब कर देते हैं, आप पे पाबंदी लगा देते हैं। मगर सियासी तौर पे उसकी इफेक्टिवनेस तब आती है जब सुप्रीम कोर्ट उसको वेरीफाई करके इलेक्शन कमीशन भेजती है और इलेक्शन कमीशन कह देती है कि हम इस पार्टी को डिसॉल्व कर रहे हैं। ये 2 हिस्से हैं, हमने पहला हिस्सा कर दिया है, दूसरा हिस्सा भी होना है। एक बात वो सुप्रीम कोर्ट से ही होगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा हो ही नहीं सकता ना। वो कानून ही यही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ एक टाइम है जिसके अंदर उन्होंने डिसाइड करना है कि ये ठीक है कि गलत है, और उसके बाद फिर वो इलेक्शन कमीशन को कहेंगे और इलेक्शन कमीशन ये काम करेगा। जहाँ तक बात मेरे भाई ने कही कि देखें बात ये है कि हुकूमत जो होती है वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई अंडर हैंड डीलिंग ही कर रही हो। प्रोसिक्यूशन किसने करनी है? और क्या TTP के लोगों को माजी में नहीं छोड़ा गया, पार्डन नहीं दी गई उनको? इनके दौर में दी गई थी, PTI के दौर में। तो हुकूमत बहुत ताकतवर होती है, उसके पास ये पावर है कि वो किसी के साथ मतलब कि जो है वो बातचीत करके मामले को रिजॉल्व कर सकती है विद इन द बाउंड्स ऑफ द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो हमारे पास उसी को हम इस्तेमाल करके करेंगे जो भी करेंगे। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको इसको समझाने के लिए, अगर आप प्रोसिक्यूशन ही ना करें, किसी केस की पैरवी ना करें या उसको मज़ीद आगे ना लेके जाएं, अगर आप समझते हैं मुल्क में उसकी वजह से सियासी हालात बेहतर हो सकते हैं, तो वो हुकूमत के पास एक ये है, क्या कहते हैं, पावर। मतलब बानी PTI को भेजना वहाँ पे सारा मामला, वो कह रहे हैं कि सियासी कोई ना कोई स्पेस है, मतलब कि माजी में केस सियासी है ना, कोई जेन्युइन थोड़ी नहीं, केस जेन्युइन है, केस जेन्युइन है ही नहीं, इसीलिए नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं केस जेन्युइन है, लेकिन उन्होंने नहीं मानना, उन्होंने तो मानना, वो कैसे मानेंगे? वो हम ये तो नहीं कह रहे हैं बात करते हैं, वो तो प्रोसिक्यूशन है, गवर्नमेंट है। अच्छा, वो तो कभी भी नहीं तस्लीम करेंगे ना। वो चाहते हैं कि टेम्परेचर भी नीचे आ जाए और इमरान खान साहब लिख के भी दे दें, और मैं आपको लिख के देने को तो इमरान खान साहब कभी नहीं लिख के देंगे। अच्छा, ना ये बात मानेंगे, ना वो बनी गाला शिफ्ट होना चाहते हैं, ना उनकी डिज़ायर। ये 2 जनवरी 2025 में भी ऑफर आई थी, मेरे सामने आई थी। अच्छा, मेरी मौजूदगी में आई थी, उन्होंने इनकार कर दिया था। ऑफर क्या थी? बनी गाला शिफ्ट होने की। अच्छा, अटक में कंडीशंस क्या थी उसके लिए?
खामोश बैठे और ये सिस्टम कबूल करें इलेक्शन से। अच्छा। वो मतलब जो रूटीन इनकी 5 यही हैं। अच्छा, तो वो अटक में कहा था कि लंदन चले जाएं जब उनको लेके गए थे ना शुरू दिन में। तो शुरू में तो इमरान खान साहब को ना मैट्रेस ना कोई कंबल, वो तो बड़ा इन्होंने वो कहा कि शायद ये टूट जाएंगे, लेकिन वो जो अहमद साबित हुए हैं वो फौलादी इरादों। ठीक है, मतलब अभी जो ऑफर्स हैं उनमें कंडीशन सम हो इसी नौयत की होंगी, मतलब इसे इसके अलावा हो नहीं ना सकती। ये इतने अच्छे तो नहीं है ना कि ये एकदम इखलाकी और सियासी हो जाए। अफनान भाई ने एक बात की है कि रियासत हुकूमत ताकतवर होती है, रियासत ताकतवर होती है, लेकिन देखें ना फिर आप कहते हैं जो उनके साथ बातचीत की गई तहरीक इंसाफ के ज़माने में, जनरल फैज़ साहब ने फिर इमरान खान साहब ने उसको इंडोर्स किया, फिर आज आप देख रहे हैं फिर आज आपको ऑपरेशन करने पड़ गए हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसको आपको उस नज़र से देखना पड़ेगा इस तरीके से। बहुत सारे मामले जब एक मुस्तकिल पॉलिसी, कल मैं शेर अफजल मरवत साहब को सुन रहा था, वो तो ये भी कह रहे थे कि जी वीडियो रिकॉर्ड कराने के लिए तैयार हो गए। शो मुझे क्लोज करना है। मरवत साहब ने कल बहुत सारी बातें की, बताया कि वो डील के बहुत पास पहुंच चुके थे, वो मोबाइल नहीं था, मोबाइल लगा था, लेकिन उसे पिछली रात कुछ इंसिडेंट्स हो गया इस्लामाबाद में, पूरा जो मामला खत्म हो गया। चलें, आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।